डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स को शॉर्ट नोट्स से स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे। तो चलें चलते हैं नोट्स की तरफ। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अगर हम इसका सिंगल लाइन में आंसर दें तो इसका आंसर ये होगा टू डिक्रीज देयर एनर्जी एंड टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, एनर्जी को अपनी डिक्रीज़ करने के लिए ताकि वो स्टेबल हो जाएं, इस वजह से एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब एनर्जी जो है उसका क्या रिलेशन है किसी चीज़ की स्टेबिलिटी के साथ, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो ये आपको पता है पार्टिकल जो है ना वो सारे फिक्स हैं अपनी जगह पे, पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर सकते हैं। लाइक ये पार्टिकल इधर इधर को वाइब्रेट कर सकता है, अपनी जगह को नहीं छोड़ सकता, एनर्जी कम है। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो इसको अगर हम हीट करना शुरू कर दें, हीट एनर्जी की वजह से इसके जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे और लिक्विड के अंदर इस तरह से पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं। अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो है वो स्लाइड ओवर करके तो फ्लो कर सकता है, ये लिक्विड में चेंज हो गए। अब अगर हम इसको मज़ीद अगेन हीट करेंगे तो हीट की वजह से इसके पार्टिकल अब चेंज हो जाएंगे गैस के अंदर, और गैस के पार्टिकल जो हैं वो आपको पता है कि कितने इनर्जेटिक होते हैं। वो इतने इनर्जेटिक होते हैं कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कभी कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कभी वाल्स ऑफ कंटेनर के साथ। तो ये जो स्टेट है कि इतने फास्ट मूवमेंट शो कर रहे हैं गैस के पार्टिकल्स, इस स्टेट को हम अनस्टेबल स्टेट समझें कि एनर्जी जब किसी चीज़ में ज़्यादा है तो वो कितने अनस्टेबल हैं कि वो मतलब इतनी स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट शो कर रहे हैं कि कभी आपस में टकरा रहे हैं, कभी दीवारों से टकरा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से। तो ये है एक अनस्टेबल कंडीशन। अब अगर हम वापस गैस के पार्टिकल में से एनर्जी जो है वो निकाल लें, यानी इनकी कूलिंग करें, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। और लिक्विड के स्टेट में देखें पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं इजीली और कुछ स्टेबिलिटी शो हो रही है। तो ये तो एक बड़े लेवल पे जो है वो एक एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक़ है। एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। अब हम इसको एटॉमिक लेवल पे भी देखते हैं किस तरह से एनर्जी के कम ज़्यादा होने से एक एटम जो है वो स्टेबल होता है। एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू डिक्रीज़ देयर एनर्जी। एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए, और एनर्जी को क्यों करते हैं, ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। इस चीज़ को डिस्कवर करने में जो है वो नोबल गैसेस का जो है वो सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब ये सोचना शुरू किया कि क्यों एक एटम जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है, तो अभी कोई आंसर नहीं था मिल रहा। फिर जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है इसको समझने में आसानी हुई। नोबल गैसेस से किस तरह हमें ये बात समझने में आसानी हुई, तो नोबल गैसेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। नोबल गैसेस इंक्लूड हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, इन्होंने इस तरह से मदद की समझने में कि ये इनर्ट गैसेस थी। इनर्ट मीन रिएक्ट नहीं करती थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनर्ट मीन डू नॉट कंबाइन विद देम सेल्फ और विद अदर एटम। ना तो वो अपने साथ ही कम्बिनेशन करती थी, जैसे हाइड्रोजन है तो वो मिलके H2 बना देती है। ठीक है, जैसे क्लोरीन है वो भी Cl2 बना लेती है, अपने साथ ही बॉन्ड बना देती हैं। लेकिन ये जो गैसेस हैं ना तो ये अपने साथ बॉन्ड बनाती थी और ना ही किसी और एटम के साथ, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। और स्टेबिलिटी को जो है ना बाद में इनका स्टेबिलिटी की वजह जब तलाश की गई कि ये क्यों स्टेबल है, ना ये अपने साथ बॉन्ड बना रही है ना ये किसी और एटम के साथ, तो इनके इलेक्ट्रॉन की जो कम्बिनेशन देखा गया उसमें ये नज़र आया कि इनका जो लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, या जिसे आप वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसके अंदर हीलियम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और उसको नाम दिया गया डुप्लेट, 2 से डुप्लेट। और इसी तरह जो बाकी गैसेस थी उनके अंदर ये ऑब्ज़र्व किया गया कि उनके आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी चीज़ को जो है वो एक स्केल बना लिया गया कि या तो किसी गैस के अंदर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होगी, या किसी जो है वो एटम के अंदर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गैस नहीं एटम बोलना था, एटम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये उसकी स्टेबिलिटी की अलामत है, ये उसकी जो एनर्जी डिक्रीज़ एनर्जी की अलामत है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो मज़ीद डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल लेड टू स्टेबिलिटी। और लेकिन इसमें जो है ये डुप्लेट रूल जो था वो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम इसको फॉलो कर रहे थे, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी जो एटम थे वो ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर जब उनके कैमुलेट हो जाते थे तो फिर वो अनरिएक्टिव बिहेव करते थे, उससे पहले वो रिएक्टिव ही रहते थे। तो एटम फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट टू लोअर देयर एनर्जी। तो ये बाद में जो है वो डिस्कवर हो गया कि कोई भी एटम जो है अगर उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या ऑक्टेट, अब वो डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। लेट्स से एक हाइड्रोजन है, उसके आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे अब वो उसके लिए क्या इजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन और अपने साथ कैमुलेट कर ले। तो वो क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उसका और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एक ही जगह पे, जैसे ये है डॉट और क्रॉस फार्मूला बना देता हूँ, यहाँ पे ये क्रॉस है और ये एक डॉट है। इस तरह से शेयर किया, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसलिए एक बॉन्ड बन गया और इनकी एनर्जी भी लोअर हो गई। आगे मूव करते हैं। एनर्जी कंसिडरेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जो सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सोडियम की अगर बात करें तो Na हमारे पास है सोडियम का सिंबल, और इसके पहले शेल में वही 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन मैं ड्रा नहीं कर रहा, सिर्फ लास्ट शेल का ड्रा कर रहा हूँ। अब इसके लिए इजी क्या है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल से निकाल दे, क्योंकि पिछले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, और इजी क्या होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे इससे, पिछले शेल में 8 पूरे हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह जो सोडियम है वो स्टेबलाइज करता है खुद को बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन और फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन, और ख़ुद क्या बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन। ज़ाहिर है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन 11 है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास 10 रह गए, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास भी 2 ऑप्शन हैं कि या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर, जिससे वो एक प्रोटॉन बन जाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो हाइड्राइड आयन बना दे बाय कंप्लीटिंग इट्स डुप्लेट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर ले, नेगेटिव आयन यानी हाइड्राइड आयन बना दे, तो इस तरह से वो खुद को स्टेबल कर सकता है। यहाँ पे तो वो टोटल प्रोटॉन ही बन जाएगा ना, और यहाँ पे वो एक हाइड्राइड आयन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें फर्दर इसको, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम नेचर पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि जो अल्कली मेटल हैं वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने सोडियम की बात की, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इजीली निकाल देते हैं। इसीलिए ये मेटल कहलाते ही इसलिए हैं कि मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उनका 1 इलेक्ट्रॉन इजीली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकल के पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये लूज़ करके इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करते हैं। वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हैं, ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके तो ये खुद को स्टेबल करते हैं।
तो ये बॉन्ड बना लेते हैं, फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन और क्लोरीन। जब अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये इनको ऑक्सीजन को या क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे एक उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है और एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पे लिमिटेशन की बात करें ऑक्टेट रूल की, कि स्टार्ट के अंदर तो ऑक्टेट रूल जो है उससे बड़ा सिग्निफिकेंट था, इसने बड़ी मदद की समझने के लिए डिफरेंट एटम्स को की स्टेबिलिटी को, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी नज़र आना शुरू हो गई। उन लिमिटेशन को आपकी बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो आप भी बस ये याद रखिए, इनिशियली द ऑक्टेट रूल वाज सिग्निफिकेंट इन एक्सप्लेनिंग केमिकल बॉन्डिंग, हाउएवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड इट टू बी लेस इंपॉर्टेंट फॉर मैनी एलिमेंट्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे BF3 अगर बॉन्ड हम उसकी बात करें, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं NO, इसके अंदर भी ऑक्टेट रूल जो है, अगर आप इसको डिटेल से देखेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता ऑक्टेट रूल NO के अंदर। तो ये आपने जो है देख लेना है, अगर आप इस पर मज़ीद सर्च करना चाहें तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें।